हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सी लैंग्वेज के अंदर कुछ डेफिनेशंस। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, इसके लिए आप एक एग्जांपल समझिए। जैसे हम लोग घर में भी प्रोग्राम रखते हैं ना, बर्थडे का प्रोग्राम रख रहे हैं, शादी का प्रोग्राम है, या किसी और ओकेज़न का, किसी भी ओकेज़न का हम प्रोग्राम रखते हैं अपने घरों में। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो है एग्जैक्टली हमारा प्रोग्राम होता क्या है वो समझने के लिए आप देखिए। सपोज़ किसी का मान लो बर्थडे है, ठीक है, और आप बर्थडे का कोई प्रोग्राम अपने घर में रख रहे हैं, तो कभी ऐसा होगा कि किसी मतलब आपका मान लो बर्थडे है, मान लो आपका नाम ए है या आपका नाम अमित है, आपका बर्थडे है, और अब आप क्या करो कि एक केक लेके आए और आपने वो केक जो है काटा और घर में एक दूसरे ने मिल के, आपने बहन भाई ने, पेरेंट ने, सब ने खा लिया। ठीक है, तो क्या हम इसे बोलेंगे कि हमने बर्थडे का प्रोग्राम सेलिब्रेट किया है? नहीं ना। दूसरा एग्जांपल समझिए कि आप एक केक जो है लेकर के आए, आपने सब फ्रेंड्स ने मिलके स्कूल में, कॉलेज में अपने केक काटा और खा लिया। ठीक है, लेकिन बाद में पता चलता किसी का बर्थडे ही नहीं था, हम सिर्फ ऐसे ही खाने के लिए केक ले आए थे और मिल करके हमने सबने काट करके खा लिया। तो क्या ये प्रोग्राम हुआ? नहीं ना। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी प्रोग्राम होने के लिए सबसे पहले हमारे लिए सीक्वेंस मैटर करेगा कि हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए, कि पहला स्टेप क्या हो, हमारा स्टेप 1 क्या हो, स्टेप 2 क्या हो, स्टेप 3 क्या हो, स्टेप 4 क्या हो। ये सारे स्टेप्स हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनका सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और हमें कुछ भी एक चीज़ सेलिब्रेट करने के लिए हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं सीक्वेंस में हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे बर्थडे के लिए होता है, सबसे पहले किसी का बर्थडे होना चाहिए, फिर आप लिस्ट बनाओगे, गेस्ट की प्रिपरेशन करोगे, गेस्ट को इनवाइट करोगे, फिर गेस्ट आएंगे, फिर आप केक काटोगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर खाना पीना जो भी अदर प्रोग्राम है वो हम इसमें रखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक प्रोग्राम सबको क्लियर हुआ कि प्रोग्राम की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो क्या है। ठीक है, अब आगे समझिए आप। तो अब हम लोग देखते हैं प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, जो अभी आपको मैंने एग्जांपल एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से आप देखिए। जैसे बर्थडे के लिए हमें स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन उस स्टेप्स का पूरा एक सेट होता है कि भाई पहले किसी का बर्थडे होना चाहिए, फिर उसके बाद हम गेस्ट लिस्ट बनाएंगे, फिर इनवाइट करेंगे, जो भी फर्दर स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखिए कि क्या है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी जो हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी सेट हुआ, स्टेप्स हुए हमारे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ सीक्वेंस हमारा इंपॉर्टेंट होगा कि भाई हमें पहले कौन सा स्टेप रन करना है टू गेट डिज़ायर्ड आउटपुट। जैसे हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट है कि भाई हम बर्थडे सेलिब्रेट कर दें। किसी की शादी का प्रोग्राम है तो हम ये सेलिब्रेट करेंगे कि भाई कि किसी की शादी का जो भी हम रिसेप्शन रख रहे हैं या जो भी चीज़ें रख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, गेट डिज़ायर्ड आउटपुट इज़ कॉल्ड अ प्रोग्राम। ठीक है, ये हमारी एक डेफिनेशन हुई। इसको हम दूसरी लैंग्वेज में भी ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर हम एक तरह से टेक्निकल लैंग्वेज में बोले, द प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। जैसे कि बर्थडे के लिए फंक्शन होता है कि भाई हम बर्थडे के लिए हमने सारे जो स्टेप्स तो फॉलो किए ही हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन तो फॉलो कर ही रहे हैं एक सीक्वेंस के अंदर, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उसमें खाने का प्रोग्राम रखते हैं, हम उसमें डांस का प्रोग्राम रखते हैं, हम उसमें केक कटिंग के लिए रखते हैं। तो ये डिफरेंट हमारे फंक्शंस हैं जो एक प्रोग्राम के अंदर ही हम फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसे क्या बोलेंगे प्रोग्राम को? द प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, इस आई थिंक आपको प्रोग्राम की डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि भाई प्रोग्रामिंग क्या होता है हमारा। ठीक है, प्रोग्रामिंग से क्या मतलब होता है? प्रोग्रामिंग बेसिकली इट इज़ नथिंग, बस हम जो प्रोग्राम जो राइट करते हैं उसकी जो हैबिट होती है राइटिंग की, या रिटन फॉर्म में जब हम लिखते हैं उसको, तो उसी को प्रोग्रामिंग बोला जाता है। तो आप एक डेफिनेशन इसकी देख सकते हैं, राइटिंग अ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग। यानी कि एक प्रोग्राम लिखने को ही हमने बोला है कि प्रोग्रामिंग होती है। प्रोग्रामिंग के अपने कुछ रूल्स होते हैं, हमें वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी के लिए लिखने के लिए हमें हिंदी की ग्रामर फॉलो करनी पड़ती है, इंग्लिश लिखने के लिए इंग्लिश की ग्रामर फॉलो करनी पड़ती है, उसके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसे ही प्रोग्राम लिखने के लिए भी हमें प्रोग्रामिंग के कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, इसे एक और डेफिनेशन भी हम बोल सकते हैं कि द हैबिट ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है, यानी एक हैबिट जिसके थ्रू हम एक प्रोग्राम को राइट कर रहे हैं उसी को हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम एक और डेफिनेशन भी हम प्रोग्रामिंग की समझ सकते हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग जो है एक कंप्यूटर
मीन्स प्रिपेयरिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी एक कंप्यूटर है जिसके थ्रू हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर इट टू फॉलो, एंड द इंस्ट्रक्शंस मे बी रिटन इन वन ऑफ द सेवरल हाई लेवल लैंग्वेज। यानी प्रोग्रामिंग के लिए हमें कोई ना कोई अपनी लैंग्वेज तो चूज़ करनी पड़ेगी ना। सपोज़ जैसे हमें अपने कोई भी फीलिंग्स हमें लिखनी होती है रिटन फॉर्म में, तो या तो हम हिंदी लैंग्वेज फॉलो करते हैं, या इंग्लिश लैंग्वेज फॉलो करते हैं, या पंजाबी में लिखेंगे, या उर्दू में लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हमें क्या करना है, प्रोग्राम लिखने के लिए जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसके लिए कोई एक हाई लेवल लैंग्वेज सच एज सी लैंग्वेज हो गई, फॉर्ट्रॉन हो गई, कोबोल हो गई, एट्सेट्रा। आपकी ये कोबोल बिजनेस लैंग्वेज है, आपको पता ही होगा ये। इनमें से कोई भी हम एक हाई लेवल लैंग्वेज चूज़ करेंगे, और जैसे कि हम रियल लाइफ में भी होता है ना कि हम एक प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करते हैं और एक लोकल अपनी जो हमारी लैंग्वेज होती है हम वो यूज़ करते हैं। तो इसी तरह इसमें भी है, ऐसा नहीं कि हाई लेवल लैंग्वेज पे ही आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आप लो लैंग्वेज पे भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे कि असेंबली लैंग्वेज हो गई, ये हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। फर्दर आपकी जो नेक्स्ट वीडियोज़ में बनाऊँगी उसमें मैं आपको क्लियर कर दूँगी लो लेवल लैंग्वेज और जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें क्या डिफरेंस होता है एग्जैक्टली, ठीक है। इसी के साथ हम लोग अब देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि सॉफ्टवेयर जो है उसकी डेफिनेशन वो नहीं बता पाते हैं, ठीक है, और उन एग्जैक्ट मीनिंग भी नहीं पता होता कि सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारा क्या चीज़ है, ठीक। जैसे हम लोग फंक्शंस बना रहे हैं, अभी मैंने आपको प्रोग्राम की डेफिनेशन में बताया कि भाई प्रोग्राम के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ फंक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ फंक्शन हमारा होता है प्रोग्राम, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हमने ऐसे एक फ़ंक्शन बनाया, 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, मल्टीपल जितने भी हम फंक्शन बनाना चाहें, इसकी कलेक्शन को हम एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर हम स्टोर कर देते हैं। मान लो एक प्रोग्राम में हम ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, ऐसे मल्टीपल फंक्शंस हम क्रिएट करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रोग्राम हमारा एक सिंगल प्रोग्राम है, तो एक के अंदर ही हम मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करा रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे पास जो है वो क्लास के अंदर क्या आता है, या हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या होगा कि हम जब कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम बनाते हैं तो ये हमारा सॉफ्टवेयर होता है। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम हम स्टोर कर देते हैं और हर प्रोग्राम का अलग अलग टास्क होगा, अलग अलग एक्शन परफॉर्म करेगा, तो वो एक्शन हमारे सॉफ्टवेयर की वर्किंग कहलाता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर हमारा क्या हुआ, सेट ऑफ प्रोग्राम हो गया या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम हो गया, जो हम एक डिज़ायर्ड आउटपुट के लिए हम जो है क्रिएट करा रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर। अब इसके लिए हम कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, सपोज सी करें, C+ करें, जावा करें, .NET करें, PHP या अदर कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सॉफ्टवेयर हमारे पास कितने टाइप के होते हैं वो चीज़ समझिए आप कि कितने टाइप के हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होंगे, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। और वैसे तो हम मेनली ये 2 ही पढ़ रहे हैं, इनके अलावा हमारे पास यूटिलिटी भी होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। बट फ़िलहाल हमारे लिए नीड सिर्फ ये 2 की है। मैं आपको ये दोनों क्लियर कर देती हूँ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे होंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे समझिए, जैसे मान लो सपोज़ आप अपने फ़ोन का एग्जांपल लीजिए। आप अपने फ़ोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया, ठीक है, या आपने कोई जीमेल की कोई ऐप इंस्टॉल की, जीमेल ऐप इंस्टॉल करा रहे हैं, टेलीग्राम इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ऐप है। ऐप मीन्स क्या हुआ, ऐप का मतलब एप्लीकेशन, ठीक है। अगर हम अपने फ़ोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल ना करें, ये ऐप जो है या एप्लीकेशन जो है हम नहीं इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो क्या हमारे जो भी फ़ोन होगा, किसी भी तरह का मॉडल है आपका, ठीक है, उसकी फ़ोन की वर्किंग पे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा क्या उससे कोई फ़र्क पड़ेगा कि आपका सिस्टम या फ़ोन आपका वर्क ना करे? ऐसा तो नहीं है कि व्हाट्सएप नहीं है तो आपका फ़ोन नहीं चलेगा। बिना व्हाट्सएप के भी आपका फ़ोन जो है बड़ी आसानी से चलेगा, सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। यानी कि ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर या ऐसा कोई भी एप्लीकेशन या ऐप जिसके होने ना होने से हमारे फ़ोन पे या हमारे सिस्टम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि उसकी हमारे सिस्टम की वर्किंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है,
ठीक है। सिर्फ इफ़ेक्ट कितना होगा, सपोज़ आपके में फ़ोन में व्हाट्सअप नहीं हुआ तो आप व्हाट्सअप के थ्रू कुछ भी चीज़ शेयर नहीं कर पाएंगे। सिर्फ व्हाट्सअप की वर्किंग जो होगी वो इफ़ेक्ट होगी, ना कि पूरे सिस्टम की या फ़ोन की, ठीक है। तो सिर्फ वो टास्क परफॉर्म नहीं होगा। तो ऐसे जितने भी सॉफ्टवेयर्स होंगे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। सपोज़ आपके में अगर टेलीग्राम नहीं हुआ या जीमेल नहीं हुआ तो आप इनकी सर्विस नहीं एक्सेस कर पाएंगे, बट आपका जो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, या आपकी जो भी मोबाइल है, वो आप पूरे कम्प्लीटली जो है एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें अगर आपने सिस्टम से हटा दिया तो आपके सिस्टम की पूरी सिस्टम की जो सेटिंग होगी वो इफ़ेक्ट हो जाएगी, सिस्टम वर्क नहीं करेगा कुछ भी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर समझिए, आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सपोज़ आपने अपने मोबाइल से अपनी जो विंडो है वही अनइंस्टॉल कर दी, या अपने सिस्टम से विंडो अनइंस्टॉल हो गई, या किसी भी रीज़न से विंडो करप्ट हो चुकी है आपके फ़ोन की या फिर सिस्टम की, तो आप क्या व्हाट्सएप, जीमेल, टेलीग्राम, MS वर्ड, पावर पॉइंट या जावा या सी या कोई भी आप अपना सॉफ्टवेयर एक्सेस कर पाएंगे? नहीं। इससे क्या होगा कि आपके पूरे सिस्टम जो है उसकी सेटिंग इफ़ेक्ट हुई है, उसकी वर्किंग इफ़ेक्ट हुई है। तो ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जिसकी एब्सेंस के हमारे जो है सिस्टम जो है वर्क नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वो सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएंगे, ठीक है। जैसे ड्राइवर्स हो गए हमारे, हम विंडो इंस्टॉल करने के लिए ड्राइवर्स, जैसे हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो हम विंडो इंस्टॉल करना मीनिंग क्या होता है कि हम अपने जितने भी ड्राइवर्स हैं जो हमें एक विंडो के लिए चाहिए या अपने सिस्टम को वर्क कराने के लिए चाहिए, वो सारे ड्राइवर, वो सारे सॉफ्टवेयर की कलेक्शन जो है वो हमारे सिस्टम पर लोड हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जिसकी वजह से हमारे सिस्टम की सेटिंग इफ़ेक्ट हो रही है, सिस्टम वर्क नहीं कर पाएगा, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आती है। जैसे विंडो हो गई हमारी, MS वर्ड, सॉरी एप्लीकेशन थी MS वर्ड, तो जैसे विंडो हो गई, XP हो गई हमारी, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर या ऐसी कोई भी एप्लीकेशन जिससे सिर्फ उसी का टास्क जो है इफ़ेक्ट हो रहा है, उसी की वर्किंग, उसी की सर्विस इफ़ेक्ट हो रही है, ना कि हमारे पूरे कंप्लीट सिस्टम की, ठीक है। तो वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, Excel हो गया, MS ऑफिस हो गया, C हो गया, जावा हो गया, या अदर लैंग्वेजेस, फोटोशॉप एटसेट्रा, ये सब हो गए, सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को इस सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्यों क्लियर की थी कि एग्जैक्टली हम लोग यूज़ करते हैं कंपाइलर C प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। और जब भी स्टूडेंट से पूछा जाए कि कंपाइलर क्या होता है तो उसकी वर्किंग बताते हैं कि कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। जब पूछा गया व्हाट इज़ कंपाइलर, तो कंपाइलर इज़ अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर हुई। कंपाइलर इज़ an application software which is used to compile a program or which is used to convert or translate our program from source code into machine code. कंपाइलर की डेफिनेशन देखिए आप लोग कि कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर इज़ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आप इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। कंपाइलर इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, ठीक है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन समझने के लिए आप लोग एक एग्जांपल समझिए, ठीक है। कंपाइलर के लिए एक एग्जांपल है कि भाई हमारे पास एक पर्सन है, मान लो सपोज़ ये एक पर्सन है A और दूसरा पर्सन है एक B। अब इस पर्सन को आती है हिंदी लैंग्वेज और इसे आती है इंग्लिश। अब इन लोगों को आपस में कम्युनिकेट करना है, ठीक है। अब ये कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, कोई भी अपना मैसेज, कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो आपस में शेयर करना चाह रहे हैं, बट ये क्या एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि इसे हिंदी आती है और इसे इंग्लिश आती है। इसे इंग्लिश नहीं आ रही है और इसे हिंदी नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि एक थर्ड पर्सन लेकर के आएंगे, ठीक है, जो इनके बीच एक मीडिएटर का काम करेगा। वो क्या करेगा, सपोज़ A को कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो B को देनी है, ठीक है। तो A पर्सन क्या करेगा, ये एक पर्सन हम C लेकर के आए हैं, ये C पर्सन को अपनी इन्फॉर्मेशन हिंदी में देगा, ठीक है। और ये पर्सन क्या करेगा, यही सेम इन्फॉर्मेशन B पर्सन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देगा। यहाँ से हिंदी में बताई थी इसने और इसने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके B को बता दिया। देन B इसका जो भी रिस्पॉन्स होगा वो देगा C पर्सन को अपना इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, और इसी सेम चीज़ को फिर C पर्सन जो है रिस्पॉन्स में A पर्सन को दे देगा, ठीक है, बट हिंदी में ट्रांसलेट करके, ठीक है। तो ये जो ये पर्सन है इसका काम क्या हुआ, ये पर्सन क्या कर रहा है, ये किसी भी चीज़ को जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे ट्रांसलेट करने का काम कर रहा है। तो ये बेसिकली हमारे कंपाइलर की तरह वर्क कर रहा है। तो अब हम कंपाइलर की डेफिनेशन को समझते हैं, ठीक है। हमारे पास एक प्रोग्राम है,
जो भी हमने किसी भी लैंग्वेज में लिखा है, सी में, जावा में, या जो भी लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे उसमें लिखते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास मशीन कोड है, ठीक है। अब ऐसे समझिए, हमें तो जो सिस्टम जो मशीन समझेगी, जो मशीन हमारी लैंग्वेज समझती है, वो होती है 010101 बाइनरी, ठीक है। सिर्फ मशीन कोड, या इसी को बोलते हैं बाइनरी कोड है, सिर्फ वही समझेगी हमारी मशीन तो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम अपने प्रोग्राम को ऐसे तो नहीं लिख सकते ना 010101, हमें तो नहीं समझ में आएगी, हमें तो ये लैंग्वेज नहीं आती है। लेकिन जो हमारी मशीन है उसे यही लैंग्वेज आती है और हमें नहीं आती है ये लैंग्वेज। तो हम क्या करेंगे, अपने कंफर्ट के लिए हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे कि भाई हम इसे इंग्लिश में लिख दें। सपोज़ हमने printf लिख दिया, ठीक है, हेलो लिख दिया, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज ही तो लिखी है हमने, लेकिन सिस्टम थोड़ी ही इंग्लिश समझेगा, उसे क्या चाहिए, 01 की फॉर्म में डाटा चाहिए। तो हम यहाँ बीच में एक मीडिएटर यूज़ करते हैं जिसका नाम है कंपाइलर, ठीक है। ये मीडिएटर कुछ भी हो सकता है, बट हम सी पढ़ रहे हैं तो हम कंपाइलर के बारे में पढ़ते हैं। हम कंपाइलर जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे। कंपाइलर का काम होगा, ये जो हमने कोडिंग, जो हमने प्रोग्राम लिखना है, इसे बोलते हैं सोर्स कोड। हमारे सोर्स कोड को वो रीड करेगा और उसे ट्रांसलेट करके देगा, कन्वर्ट करके देगा मशीन कोड में, ठीक है। और मशीन लैंग्वेज जो होगी हमारी, वो सिस्टम समझेगा, ठीक है। तो यानी कंपाइलर की डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं कि कंपाइलर इज़ अ ट्रांसलेटर विच इज़ यूज्ड टू ट्रांसलेट और convert our source code into machine code और लैंग्वेज, ठीक है। बट इसकी जो वर्किंग होती है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, लाइन बाय लाइन नहीं होती है, ये पूरे कंप्लीट प्रोग्राम को कंपाइल करता है एक वन टाइम में, ठीक है। तो लेकिन क्या चीज़ ध्यान रखनी है हमें, ये लेफ़्ट टू राइट स्कैन करेगा, यानी लेफ़्ट टू राइट। एक मान लो हमने लिखा दिस इज़ अ प्रोग्राम, हमने ये लैंग्वेज लिखी है, तो ये लेफ़्ट से स्टार्ट करेगा और एक एक कैरेक्टर रीड करेगा, ठीक है। अब इस चीज़ से समझिए, स्पेसिंग वगैरह भी जो भी है, जब सब रीड करेंगे, स्पेस भी एक कैरेक्टर में काउंट होता है, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट इस तरह से लेफ़्ट से स्टार्ट करेगा और राइट की तरफ मूव करेगा पूरा। और अगर हमने पूरा ऐसे कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, एक और पैराग्राफ है, तो उसमें भी नेक्स्ट ये लेफ़्ट से स्टार्ट करते हुए जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। लेकिन अब ऐसे एक एग्जांपल समझिए कि सपोज़ मैंने आपको स्टेटमेंट दी हुई है कि दिस इज़ अ प्रोग्राम, अब आपको ये अपनी नोटबुक में लिखनी है। अब आप एक बार जो है अपनी नोटबुक के अंदर लिखते हैं टी, फिर दोबारा देखते हैं मेरी नोटबुक में, फिर देखते हैं एच, फिर दोबारा देखते हैं नोटबुक में मेरी में, फिर लिखते हैं आई, फिर एस। आप एक एक ऐसे कैरेक्टर देख करके लिख रहे हैं, तो ये कितना टाइम टेकिंग होगा। लेकिन अगर आप एक बार पूरी स्टेटमेंट पढ़ लें और फिर सीधा लिखें दिस इज़ अ प्रोग्राम, तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, हमारा जो टाइम है, कॉस्ट है, एफ़र्ट है, वो हमारा सेव हो जाएगा, ठीक है। हमें ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगाना पड़ेगा, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, और सिस्टम के हिसाब से देखें तो CPU यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा अगर हम पूरी एक लाइन को एक बार में कर दें। लेकिन कंपाइलर तो ऐसा नहीं कर रहा ना, वो तो लाइन में एक एक कैरेक्टर को रीड कर रहा है, लेफ़्ट टू राइट एक एक कैरेक्टर को करते हुए। तो अगर देखा जाए तो कंपाइलर तो हमारा स्लो हुआ, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, कंपाइलर स्लो होता है, लेकिन हमारे पास कोड को कंपाइल करने के अलावा, हमारे पास कंपाइलर के अलावा एक और सॉफ्टवेयर है, ट्रांसलेटर, ठीक है। ट्रांसलेटर हम नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि, और इन दोनों का कंपैरिजन भी देखेंगे कि क्या होता है। बट फ़िलहाल अभी सिर्फ इतना समझिए कि कंपाइलर स्लो होता है लेकिन बेटर होता है, ठीक है। ये हमारा ट्रांसलेटर से बेटर होगा, असेंबलर से बेटर होगा, लेकिन थोड़ा स्लो होता है, बस टाइम टेकिंग है, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।